Hi everyone, I welcome to all of you in my YouTube channel JRF वाले। सो यूजीसी के द्वारा जो नेट JRF एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें जो भी पूछे गए पेपर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs होते हैं हम उनको यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में अगर आपको बेस मालूम होगा कि किस तरीके से रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आप आसानी से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। सो उसी को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर PYQs की पूरी सीरीज़ चलाई है, जिसमें का ये मेरा आज 8th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और आज भी मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं वो रिसेंटली दिसंबर 2024 में आए हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है, फॉर द गिवन डेटा सेट अरेंज द फॉलोइंग मेजर इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहे हैं किसी प्रदत्त समुच्चय के लिए निम्नलिखित मापों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है 7th डिसाइल या 7वां दशमक, फिर मीडियन या माध्यमिका, 3rd क्वार्टाइल, तीसरा चतुर्थक, और 78th परसेंटाइल या 78वां शतमक। देखिए, इसको आप तभी अरेंज कर पाएंगे जब आपको मालूम हो कि डिसाइल क्या है, मीडियन क्या है, क्वार्टाइल क्या है और परसेंटाइल क्या होता है। ठीक, तो मेनली मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो मेनली डिसाइल का मतलब होता है कि कोई आपके पास डेटा है या फिर आपका जो भी डेटा है आप उसको स्प्लिट करते हो। स्प्लिट का मतलब आप उनको अलग अलग भागों में बांटते हो। अब जो भी अलग अलग भागों में बांट रहे हो वो कितने के जो भी मतलब भागों में बांट रहे हो तो वो 10-10 के सेट होंगे, 10-10 लार्ज सब सेक्शंस के सेट होते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, डिसाइल कहलाता है। ठीक, अब हमसे बात करें 7th डिसाइल। तो हमारा 7th डिसाइल क्या होगा? 7th डिसाइल का मतलब है कि जो 60 से 70 के बीच का क्या होगा, परसेंटाइल की रेंज होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, 7th डिसाइल कहलाएगा। फिर हमारा आता है मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या है आप लोग को मालूम है कि मिड वैल्यू। क्या? मिड वैल्यू। ठीक, मीडियन, मोड और मीन ये सब आप लोग के एग्जाम में आते ही निकालने के लिए। फिर है हमारा क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है, जैसे आप समझोगे क्वार्टर, जैसे एक ईयर है तो एक ईयर को 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है नहीं, 3-3 मंथ्स के एंड पे 3-3-3 और 3, ये सभी हो गए। एक साल में कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर। उसी प्रकार से क्वार्टाइल लिया गया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं 3rd क्वार्टाइल, लेकिन अब यहाँ पे पूरा ये जैसे कि अब ईयर के बेस पे हमने यहाँ पे तो आपको बता दिया एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर ईयर के बेस में नहीं लिया गया है। जैसे एक मान लीजिए कि 100 पूरी वैल्यू ले ली गई है तो उसके बेस पे लिया गया। अब 3rd क्वार्टाइल कहाँ पड़ेगा? 1st क्वार्टाइल मतलब 25, 2nd मतलब 50 और 3rd मतलब 75। तो 3rd क्वार्टाइल का मतलब 75। एक सेकेंड बस इसको रेस कर लूँ। ठीक, तो ये हमारा क्या है, 60 से 70 परसेंटाइल की रेंज। मीडियन का मतलब मिड वैल्यू। क्वार्टाइल का मतलब क्या कि जो भी अलग अलग क्वार्टर्स होते हैं, जैसे 3rd क्वार्टाइल की बात करें तो 75। अब आता है 78th परसेंटाइल। जब ये जो हमने क्वार्टाइल को चेंज किया या 7th डेसाइल को चेंज किया, ये सभी किस में हमने चेंज किया? इनको परसेंटाइल में ही चेंज किया। अब हम आसानी से इनको लगा सकते हैं। तो अब इनको हमें कैसे अरेंज करना होगा? अब इनमें सबसे बड़ा क्या है? इनमें हमारा सबसे बड़ा है मीडियन या फिर माध्यिका या फिर माध्यमिका इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा आएगा डिसाइल मतलब 60 से 70 के जो रेंज का है। फिर हमारा आएगा क्वार्टाइल, 3rd क्वार्टाइल, क्योंकि 75 है, और लास्ट में 78 परसेंटाइल। हमें किस में लगाना था? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है? मीडियन। देन अब जैसे कि हम 100 ले लेते हैं, 100 का मीडियन निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा? मीडियन, 50 वैल्यू आ गई। डी ऑप्शन, ठीक, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हालांकि। तो सबसे पहले हमारा क्या आया? बी आ गया। उसके बाद 7th डिसाइल, तो हमने क्या बताया था, कौन सी रेंज? 60 to 70 की रेंज हो जाएगी। फिर ए आ गया हमारा। फिर हमने क्या बताया? 3rd क्वार्टाइल का मतलब 75। सी आ गया एंड एट लास्ट 78 परसेंटाइल, लास्ट में ये आ गया। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि इस पैसेज को, इस गद्यांश को पढ़िए और सही दावे का चयन करिए। एक बार पढ़ लेते हैं। देयरफॉर इट, द टावर वॉज कॉल्ड बैबल बिकॉज गॉड कन्फ्यूज्ड द लैंग्वेजेस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ। इसलिए इसका टावर नाम बाबिल कहा गया क्योंकि ईश्वर ने पृथ्वी के सभी लोगों की भाषाओं को भ्रमित किया।
तो कुछ ऑप्शंस दिए वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ लॉजिक या एक युक्ति है, इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन या एक व्याख्या है, देयरफॉर इन दिस कंटेक्स्ट इज़ अ कंक्लूजन, इसीलिए इस संदर्भ में एक निष्कर्ष सूचक है, बिकॉज इन दिस कंटेक्स्ट इंडिकेट दैट वॉट विल कम लेटर विल एक्सप्लेन द नेमिंग ऑफ बाबिल। इस संदर्भ में क्योंकि सूचित करता है जो बाद में आएगा वह बाबिल नाम देने की व्याख्या करेगा। एंड द लास्ट वन इज द फ्रेज ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ प्रीमाइस। इस कथन का वाक्यांश आधार वाक्य नहीं है। तो मेनली इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटपटे रहते हैं, इस तरीके से पूछने जाते हैं, लेकिन इस बार देखिए पूछ लिया गया। तो मेनली हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी, ये एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन कर रहा है किसी चीज़ को कि कोई एक टावर है उसका नाम बाबेल इसलिए कहा गया क्योंकि पृथ्वी पर सभी लोगों की भाषाओं को भ्रमित किया है ईश्वर ने, ठीक। तो ये एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। फिर जो हमारा बी ऑप्शन है वो होगा, और हमारा डी ऑप्शन, बिकॉज इन दिस कंटेक्ट इंडिकेट दैट वॉट विल कम लेटर विल एक्सप्लेन द नेमिंग ऑफ बाबेल। ये भी हमको तो बता रहा है कि जो बाद में आएगा उसका नाम बाबेल होगा या उसकी बाबेल की व्याख्या करेगा। और फिर लास्ट आता कि इस कथन का वाक्यांश आधार वाक्य नहीं है, इस कथन का जो वाक्यांश है वो आधार वाक्य नहीं है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बी डी ई वो सही हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैंक वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिक्त पद के वस्तुअर्थ का उदाहरण है। तो पहला हमें दिया है पेन या फिर कलम, फिर है बुक या फिर पुस्तक, फिर है गॉड और फिर है बैग या फिर झोला। सो मेनली इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है गॉड वो सही हो जाएगा। एक सेकेंड, ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन गॉड वो सही हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन फ्लो इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कि लाइन संगठन में सबसे उपयुक्त प्रवाह है। तो आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि कुछ एजेंसीज होती हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे एक होती है लाइन एजेंसी, फिर एक होती है स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी क्या काम है, जो स्टाफिंग प्रोवाइड करा, और लाइन एजेंसी का क्या काम है कि जो एड प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए एड एंड एडवाइस देते हैं, वो लाइन एजेंसी में कंसिडर किए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे उपयुक्त संचार प्रवाह लाइन संगठन में क्या होगा। तो पहला है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, अपवर्ड ऊर्ध्वमुखी, डाउनवर्ड अधोमुखी, या डिफ्लेक्टिव अंग विक्षेपी। तो देखिए कोई भी लाइन एजेंसी हो, लाइन एजेंसी मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ सुपीरियर्स होंगे, उनके नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे, इस तरीके से पूरी हायरार्की उनकी बनी हुई होगी, ठीक। कुछ और फिर क्लरिकल स्टाफ होगा वगैरह वगैरह। अब इस जो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनमें कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे ये सुपीरियर है, सुपीरियर क्या अपने सुपीरियर से बात करे, या फिर अपवर्ड, अब सुपीरियर के ऊपर तो कोई है नहीं, ठीक, वो तो होगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल होगा ना तो ये होगा। फिर आता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब ऊपर से आ रहा है कम्युनिकेशन, कि जो सुपीरियर है वो जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो उससे लगातार क्या कर रहा है, कांटेक्ट में है, लगातार उनसे बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस जो भी सुपीरियर है उसको जो भी उनके कार्मिक हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, जिससे कि जो भी समस्या है उनको सुलझा करके उस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे वो ले जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, किसमें, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 95% ऑफ SP, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आपको थोड़ा बहुत मैथ आनी पड़ेगी, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेनली हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एक आर्टिकल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, 95% ऑफ SP के इक्वल है। अब हमको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे उनका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक। अब जब CP जो है वो 95% के SP के 95% के इक्वल है, तो ये इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो SP को हम इधर ले आएंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसको ले लेंगे CP/SP, और ये 95 और 100 को 5 से हम कट करेंगे तो 5 1 5, और यहाँ 4 बचेगा, इधर आएगा 5 9 45, वही 5 2 10। तो ये जो हमारा, एक सेकेंड, ये CP/SP है, ये आ जाएगा 19/20। उसके बाद हमें करना क्या है, हमको CP पता चल गया 19 और SP क्या है 20 है। अब हमें
जब सी पी यहाँ पे क्या दिख रहा है 19 है, मतलब कम एस पी क्या है, ज़्यादा है 20 है, तो सिंपली क्या हो रहेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। तो आप 20 में से 19 निकाल दोगे। एक सेकेंड, आप 20 में से 19 निकाल दोगे, कितना बचेगा 1। अब जो हमारा प्रॉफिट आया वो आया है 1, फिर हमें तो निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सी पी। अब हम जो भी वैल्यूज हैं उसको यहाँ पर रखते हैं। प्रॉफिट कितना है हमारा 1 इंटू 100 और सी पी हमारा कितना था 19। अब इससे हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे, हाँ जब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.26%। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब JRF वाले, और आपके जो भी फीडबैक्स हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।